बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और उसके तमाम नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी के 2019 में दिए गए बयान को गलत करार दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो राहुल गांधी को शब्दों का सोच समझकर चुनाव करने की नसीहत दे डाली कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से सिर्फ नुकसान ही होता है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। जबकि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने तो यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है, फैसला स्पीकर के हाथों में है। वैसे इसी बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल फोटो बदल दी। कांग्रेस ने तिरंगे की जगह राहुल गांधी की फोटो लगा डाली, जबकि फोटो के साथ एक कैप्शन भी लिखा कि डरो मत। वैसे 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह की ओर से लाए गए एक अध्यादेश को फाड़ने की बात कही थी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. ये वही अध्यादेश था जिसके जरिए तब की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटना चाहती थी जिसमें कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द करने की बात कही गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त इस अध्यादेश को बकवास बताया था। My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. हालांकि अब कांग्रेस इसी मुद्दे पर जंग लड़ रही है, जिसने बीजेपी को उस पर निशाना साधने का मौका दे दिया। अब एक तरफ मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद सियासी गहमागहमी बढ़ गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों ने संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद विपक्ष के दलों ने विरोध जताने का दूसरा तरीका निकाला और संसद से बाहर नारेबाजी करते हुए निकले। यहाँ से विरोधी दलों के सांसद मार्च करते हुए अंबेडकर की प्रतिमा के सामने नारेबाजी करते हुए जमा हो गए। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर भी नजर आए। विरोधी दल के सदस्य जेपीसी की मांग के समर्थन में लगातार नारेबाजी करते रहे और सत्ता पक्ष पर सदन की अवमानना का आरोप लगाया। सदन का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया। ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर विपक्ष की बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा के साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम के नेता शामिल थे और इसके अलावा शिवसेना, एसपी, बीआरएस के नेता भी मौजूद थे। बैठक में विपक्षी नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम पर भ्रम दूर किया जाए। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि गलत तरीके से जीतना मंजूर नहीं है। सिब्बल साहब, आज बड़ी बैठक की है आप लोगों ने विपक्षी पार्टियों की, तो जो एजेंडा डिस्कस हुआ है किन किन पॉइंट पर, क्योंकि ईवीएम से तो बहुत पहले से चुनाव होता रहा है, तो जो आप लोगों ने डिस्कस किया कौन कौन पॉइंट से डाउट? देखिए, वो पॉइंट्स हम ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास कई बार पूछ चुके हैं और उनको कह चुके हैं ये हमारा संदेह है, और आज तक उन्होंने उस पर कोई सही जवाब नहीं दिया हमारे सोच के इस हिसाब से। और चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देश के कई मंदिरों में विशेष पूजा की गई। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन भी कई भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। माता के दर्शन करने के बाद भक्तों ने मंदिर परिसर में भजन कीर्तन किया।
बजट सत्र के बीच आज कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। पीडीए ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 बीघा प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में चल रहे ऑपरेशन का आज छठा दिन है। अमृतपाल अब भी पुलिस की नजरों से दूर है। इस बीच उसकी काली करतूत दुनिया के सामने आ गई है। दरअसल उसके लड़कियों के साथ चैट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिनसे ये साबित हो रहा है कि शादीशुदा होने के बावजूद उसके कई लड़कियों से संबंध थे। अमृतपाल के इंस्टा अकाउंट के स्क्रीनशॉट से साफ है कि वो एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के संपर्क में था। स्क्रीनशॉट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था। इसकी तस्दीक ये स्क्रीनशॉट कर रहा है, जिसमें अमृतपाल सिंह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, लड़कियों की आंख में धूल झोंकने के लिए अमृतपाल अपनी पुरानी फोटो शेयर करता था। इस फोटो में वो बिना दाढ़ी मूंछ के दिखाई दे रहा है। यानी दुनिया के सामने खुद को संत की तरह पेश करने वाले अमृतपाल का यही असली चेहरा था और वो धर्म की आड़ में कई लड़कियों के जीवन से खेल रहा था। वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह सिख धर्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता था। वो पंजाब के युवाओं को ड्रग्स के भंवर से निकालने के लिए अभियान चलाने की भी बात करता था। लेकिन सच्चाई ये है कि वो ड्रग्स के काले कारोबार से भी जुड़ा था। अब तक की जांच में अमृतपाल के ड्रग्स माफिया के साथ कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल जिस मर्सिडीज कार से घूमता था वो उसे ड्रग माफिया रवेल सिंह ने गिफ्ट की थी। रवेल सिंह नशा तस्करी में भी पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने दावा किया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी रवेल सिंह की मदद से पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। दावा ये भी है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स पंजाब में हथियारों की सप्लाई भी करा रहे थे और अमृतपाल की एंट्री के बाद इसमें इजाफा हुआ था। खुफिया सूत्रों ने अमृतपाल सिंह के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से रिश्तों का भी दावा किया है। रवेल सिंह ने मर्सिडीज कार हरियाणा के एक व्यापारी से इसी साल जनवरी में खरीदी थी। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर उसी मर्सिडीज कार में बैठकर पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचे थे। और खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। अमृतपाल से जुड़े इन बैंक अकाउंट्स का संबंध पंजाब के माझा और मालवा से है। अब जांच एजेंसियां देश में खोले गए खातों के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। साथ ही खाता कब खोला गया, पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, इस बात की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां इन खातों में विदेश से रकम कब आई, किन किन देशों से पैसे आए और ट्रांजैक्शन कहां हुआ, इस बात का भी पता लगा रही हैं। इसके अलावा खाते किसके नाम पर खोले गए और उन्हें कौन ऑपरेट करता था, इस बात की भी पड़ताल की जा रही है। बैंक खातों के अलावा जांच एजेंसियां वारिस पंजाब दे और AKF के मेंबर्स की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। इस बीच ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक अवतार सिंह खंडा को गिरफ्तार किया गया है। खंडा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर है और अमृतपाल का हैंडलर है। वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी परमजीत सिंह पम्मा का भी खास है। सूत्रों के मुताबिक खंडा और अमृतपाल सिंह ISI के साथ मिलकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। अवतार सिंह खड्डा से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। परमजीत सिंह पम्मा का वो साथी था जो कि खालिस्तानी आतंकी है और उसी के कहने पर उसने अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी थी भारत आने से पहले। उसके पहले वो जॉर्जिया भी गया था अमृतपाल सिंह, वहां पर भी ट्रेनिंग ली थी और जितने भी फंड से ISI के परमजीत पम्मा के साथ मिलकर अमृतपाल सिंह मैनेज कर रहा था। भारत को दहलाने की जो है इनकी पूरी साजिश थी, पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश थी। खंडा को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि अमृतपाल और किरणदीप कौर की शादी भी एक साजिश का हिस्सा थी। अमृतपाल और किरणदीप कौर की जो शादी हुई है वो भी एक साजिश के दौरान करवाई गई है, क्योंकि अमृतपाल सिंह का सारा फंड जो है वो किरणदीप कौर जो है वो हैंडल करती थी। 2020 में किरणदीप कौर जो इसकी पत्नी है वो पकड़ी गई थी खालिस्तान कनेक्शन में, वहीं लंदन में। कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू भी अवतार सिंह खंडा के दिमाग की ही उपज था, जिसने वारिस पंजाब दे संस्था की नींव रखी थी।